हेलो साथियों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे कक्षों से सीधे संबंध रखते हैं। साथियों, कक्षीय गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड चीज़ें शामिल होती हैं और उन्हें हमें जानना और समझना बहुत आवश्यक है। साथियों, एक टॉपिक हमारा आज का है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा, ऐसा वातावरण, ऐसा कक्ष जहां सभी बालकों के लिए अवसर उपलब्ध हों, समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। ऐसे माहौल को, ऐसी कक्षा को, ऐसे विद्यालय को, ऐसे परिवेश को कहा जाता है समावेशी, इंक्लूसिव। तो हम जब बच्चों को सिखा रहे हों तो बच्चों को सिखाने के दौरान, पढ़ाने के दौरान इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, समावेशी माहौल होना चाहिए, ताकि हर बच्चा समान रूप से अवसर प्राप्त कर सके और अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने विकास को आगे पहुंचा सके। साथियों, इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आज हम बात करेंगे, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो समावेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए समान अवसर की बात कर रहे हैं, सीखने की प्रक्रियाओं में सभी को शामिल करने की बात कर रहे हैं। साथियों, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उनकी नीड्स कुछ स्पेशल होती हैं। अगर वो स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर वो अन्य बालकों के साथ समावेशन में शामिल नहीं हो पाते हैं, अन्य बालकों की तरह से सीखने सिखाने के अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसीलिए उनको इस कैटेगरी में रखा है कि ऐसे बालक जिनकी आवश्यकताएं विशेष हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और उनको भी सामान्य बालकों के साथ सीखने सिखाने के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। तीसरा हमारा बिंदु है साथियों, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम क्या होता है? सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है साथ में सीखना, मिलकर सीखना, जहां समावेशी शिक्षा हो, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शामिल किया गया हो, प्रतिभाशाली बालक भी उसमें हो, सभी तरह के बालक हों, मिलकर सीखते हों, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही हो, तो उसे कहा जाता है सहकारी अधिगम। तीनों ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं और तीनों ही जो हमने पिछली बार जो टॉपिक डिस्कशन किया था, विशिष्ट बालक, उनसे जुड़ा हुआ संप्रत्यय है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। साथियों, देखिए पहले वर्ड को समझिए, समावेशी। समावेशी का मतलब होता है इंग्लिश में इंक्लूसिव। सिंपल शब्द को समझिए, समावेशी का मतलब होता है सभी के लिए स्थान होना, सभी के लिए स्थान होना, सभी के लिए बराबर अवसर होना। ऐसा माहौल, ऐसी कक्षा, ऐसी शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से युक्त सभी बालकों को एक कक्ष में एक साथ पढ़ाना कहलाता है समावेशी शिक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हमने पीछे पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर बालक में अपने अपने खुद के गुण और विशेषताएं होती हैं और ये जो गुण और विशेषताएं हैं ना, ये अन्य बालकों से डिफरेंट होती हैं। जैसे मोहन की जैसी बुद्धि है वैसी कक्षा में किसी अन्य बच्चे की हो जरूरी नहीं है। सीता की जैसी ड्राइंग है वैसी अन्य किसी बालक की ड्राइंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरीके से असलम चीजों को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता है वैसे कोई अन्य बालक कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। जिस प्रकार डेविड तुरंत हाजिर जवाब होता है प्रश्न का आंसर देने के लिए, वैसे अन्य बालक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 4-5 बालक मैंने बताए, ये इनकी अपनी क्वालिटी हो गई, इनका इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। साथियों, ऐसे कक्ष के समूह में हर बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। एक शिक्षक इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझते हुए इस तरह की शिक्षण पद्धति अपनाता है, इस तरह की गतिविधियों का निर्माण करता है कि हर बालक का समग्र रूप से, सामूहिक रूप से विकास हो। साथियों, ऐसी कक्षा को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। अब देखिए, समावेशी शिक्षा का जो संप्रत्यय है ये लंबे समय से हमारे यहां पर है, लेकिन हम हमारे देश की बात करें साथियों, भारत की बात करें तो यहां पर गुरुकुल पद्धति पहले हुआ करती थी, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति शुरू की, नवीन तरीके यहाँ पर लेकर आए, अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर शुरू किया, अंग्रेजी स्कूल को यहाँ शुरू किया, अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर शुरू किया। लॉर्ड मेकाले ने सारा काम किया। भले मेकाले ने खुद के उद्देश्य के लिए बाबू बनाने वाली शिक्षा पैदा की, लेकिन फिर भी आधुनिक शिक्षा का जनक मेकाले ही कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी मेकाले को ही कहा जाता है। खैर जो भी रहा हो, एक पद्धति उन्होंने चालू कर दी
हमारे यहाँ पर सीखने सिखाने की, जिसमें भारतीयों को भी सीखने के थोड़े अवसर थे। लेकिन वो जो पद्धति थी साथियों, वो त्रुटिपूर्ण थी। क्यों थी त्रुटिपूर्ण? सर्वांगीण विकास की वहां बात नहीं थी। वहां बात थी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक क्लर्क तैयार करने की। दुर्भाग्यवश जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ पर रहे, वही पद्धति आगे विकसित होती रही, वही पद्धति फलती फूलती रही और पूरे देश में डेवलप हो गई, पूरे देश में विकसित हो गई। हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमने अपनी खुद की शिक्षा व्यवस्था शुरू की, लेकिन क्योंकि वो शुरुआती फेज था, हमारे सामने सब तक शिक्षा पहुंचने का बड़ा चैलेंज था कि सबको शिक्षा मिले, हर बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे। तो शुरुआती दौर में हमारे देश का फोकस रहा कि सबको शिक्षा मिले। शिक्षा अच्छी है कि बुरी है, गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, ये बाद की चीज है, पहले सबको मिले। ऐसे दौर से हम आगे बढ़े। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े साथियों, सबको शिक्षा मिलने लगी, तो फिर हमें महसूस हुआ, हमारे देश में जो नीति बनाने वाले हैं उनको आवश्यकता महसूस हुई कि अब शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। शिक्षा सबको मिल रही है, सबके लिए अवसर बन गए हैं, निजी क्षेत्र भी है, सरकारी क्षेत्र भी है, सब मिलकर सिखाने का काम कर रहे हैं, तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आई, क्वालिटी एजुकेशन की बात आई साथियों, तो कहीं ना कहीं फिर जाके शिक्षा में समावेशन को शामिल किया गया। कई तरह की सिफारिशें थी, शिक्षा नीतियां हमारे यहाँ पर थी जहां समावेशन की बात की गई, लेकिन समावेशी कॉन्सेप्ट को, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रामाणिक रूप से हमारी प्रारंभिक शिक्षा में या फिर स्कूली शिक्षा में एनसीएफ 2005 के बाद शामिल किया गया। एनसीएफ 2005 क्या है आगे हम पढ़ेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तब इसमें प्रोफेसर यशपाल जो इसके अध्यक्ष थे और उनकी कमेटी जो थी जिन्होंने मिलकर शिक्षा नीति को बनाया, इस पाठ्यक्रम में एनसीएफ को जगह दी, इस पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा को जगह दी, इंक्लूसिव एजुकेशन को अनिवार्य किया और ऐसा सुझाव दिया कि कक्षों में जो वातावरण है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। एनसीएफ 2005 से पहले कक्षों में समावेशन को ज्यादा समर्थन नहीं दिया गया था। उससे पहले क्या था कि जो विशेष बालक थे, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक थे, उनको पृथक से सिखाने की प्रथाएं चली थी। उनके लिए विशेष स्कूल खोले जाते थे, विशेष शिक्षक तैयार किए जाते थे, उनको सामान्य बच्चों के साथ शामिल करने की बात नहीं कही जाती थी। लेकिन उससे एक नई समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई कि मान लीजिए कोई बालक थोड़ा सामान्य रूप से विशेष आवश्यकता वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सामान्य रूप से विशेष आवश्यकता वाला है, थोड़े से सहयोग से वो अन्य बालकों के साथ आ सकता है। अगर ऐसे बालक को भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों के समूह में छोड़ दिया जाए तो जो थोड़ी सी समस्या थी ना उसकी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो समूह ही पूरा विशेष आवश्यकता वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि बालक को समाज में रहना है, परिवार में रहना है, अपने दोस्तों संगी संबंधियों के बीच में रहना है, तो इनकी जैसी शिक्षा है, इनका जैसा कल्चर है, इनका जैसा रहन सहन है, वही चीजें बालक में विकसित होनी चाहिए। अगर पृथक चीजें विकसित हो गई तो वो उसको सामाजिक ही नहीं रखेगी, वो बालक परिवार में, समाज में, दोस्तों में, स्कूल में समायोजन ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आगे कैसे सर्वाइव करेगा। ऐसी कई सारी चीजें थी जो समावेशन के बिना कक्षों में बन रही थी साथियों। इसीलिए समावेशन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को एनसीएफ 2005 में अनिवार्य रूप से हमारी शैक्षिक प्रक्रियाओं में शामिल किया गया। आपसे पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा की सिफारिश किसने की स्कूली शिक्षा में, तो आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005 में की गई साथियों। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। सिंपल सी बात मैंने कहा, विशिष्ट बालक, सभी श्रेणी के बालक, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, चाहे सृजनशील हों, चाहे पिछड़ा हों, चाहे वंचित हों, चाहे मंदबुद्धि हों, सभी बालकों को समान अवसर मिले, सभी बालकों को एक जैसे तौर तरीके से सिखाया जाए, वो कहलाता है समावेशी शिक्षा। हाँ, लेकिन विशेष शिक्षक ध्यान देकर उनको पृथक से कोई रिमेडी करेगा वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था अलग कर दी जाए ये ठीक नहीं है, ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। एक विकलांग बालक है, कोई दिव्यांग बालक है, किसी वजह से वो विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी शिक्षा की व्यवस्था ही अलग कर दी जाए, उसको भी अन्य बालकों के साथ में रखा जाए।
इसको कहते हैं समावेशन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें एक ऐसे सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि समावेशी शिक्षा में विशेष बालकों की विशेष कक्षाओं में विशेष शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो विशेष विद्यालय हो गए, समावेशन नहीं हुआ। समावेशन में तो विशेष बालकों को सामान्य कक्षाओं में सामान्य शिक्षकों के द्वारा सामान्य माहौल में पूरे समय स्कूलों में अध्ययन करवाया जाता है, वो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। थोड़ा समझते हैं। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण से अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। रिसेंटली मैंने आपको समझाया, एक जमाना था एनसीएफ से पहले जब इनको अलग रखा जाता था, अलग सीखने सिखाने की व्यवस्थाएं थी, लेकिन समावेशी शिक्षा में कहा गया कि हमें अन्य बालकों के साथ इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, समावेशन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल सी लाइन में सभी तरह के बालकों को एक जैसी शिक्षा देना, एक तरह का वातावरण देना या फिर समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा है। चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हों, चाहे वंचित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे गरीब हों, चाहे दिव्यांग हों, चाहे अन्य किसी कारण से अलग हों, फिर भी उनको अन्य बालकों के साथ सामान्य तरीकों से, सामान्य शिक्षक गतिविधियों के द्वारा, सामान्य शिक्षकों से पूरे समय विद्यालय में शिक्षा देना कहलाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है सर। अब समावेशी शिक्षा जो है इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज और प्रोसेस शामिल होते हैं, हम उसको समझते हैं। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो समावेशी शिक्षा में लागू होती हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। साथियों, पहली प्रक्रिया है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक को जहां तक संभव हो सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। सामान्यीकरण मतलब सामान्य स्थितियां बनाना। एक प्रतिभाशाली बालक है, हम कहते हैं साहब प्रतिभाशाली बालक के लिए विशिष्ट स्कूल होने चाहिए, विशिष्ट विद्यालय होना चाहिए, विशिष्ट सीखने सिखाने के अवसर होना चाहिए, ताकि उसकी प्रतिभा बहुत आगे चली जाए या उसका पूरा उपयोग हो सके। ठीक है, यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन साथियों समावेशन थोड़ा अलग कहता है, इंक्लूजन थोड़ा अलग कहता है। ये क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बालक भले ही हैं, लेकिन उसको भी सामान्य बालकों के साथ सीखने सिखाने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्यों? ताकि विशिष्ट होने के बावजूद, सामान्य होने के बावजूद वो सामान्य समाज की परंपराओं को, रीतियों को, नीतियों को, आदर्शों को, तौर तरीकों को समझ सके, जान सके और उनके प्रति समायोजित हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसे रहना तो इसी समाज में है, उसका विकास, उसका जीवन तो इसी समाज में निकलना है, तो इससे पृथक उसकी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। यह कहलाता है सामान्यीकरण। तो समावेशन में कोई विशिष्ट बालक भी है, प्रतिभाशाली बालक भी आपके साथ है, तो उसको अन्य बालकों के साथ सामान्य अवसर दिए जाने चाहिए। यह प्रक्रिया कहलाती है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। दूसरा है साथियों संस्था रहित शिक्षण। देखो, संस्था रहित शिक्षण का मतलब क्या है? कई बार विशिष्ट बालकों को कोई विशेष संस्थाओं में रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग बालक हैं, कोई गूंगा बहरा है या फिर अंधा बालक हैं या कोई इस तरह का बालक हैं जिनके लिए विशेष संस्था बनी हुई है, उसको वहां रख दिया गया है। तो उस संस्था में अलग ही तौर तरीके होंगे सीखने सिखाने के, अलग ही तकनीक होगी, अलग ही शिक्षक होंगे, अलग तरह का माहौल होगा, तो वह अन्य बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाएगा। ये क्या कहता है कि ऐसे बालकों को विशेष संस्थाओं में रखने की बजाय सामान्य संस्थाओं में, सामान्य विद्यालयों में अन्य बालकों के साथ विकसित किया जाना चाहिए, जब तक कि उनकी उपस्थिति से कोई बहुत बड़ी परेशानी पैदा नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर ऐसे किसी बालक की वजह से पूरी शिक्षण प्रक्रिया ही बाधित हो रही है, तो फिर उसके लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है, अदरवाइज अन्य बच्चों के साथ उसको विकसित किया जाना चाहिए। यह कहलाता है संस्था रहित शिक्षण। संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों तथा छात्राओं की सीमाओं को समाप्त करती है। जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला बिंदु है साथियों शिक्षा की मुख्य धारा।
देखिए, शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब होता है चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे किसी भी तरीके से अन्य कैटेगरी का बालक हो, उन सबको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखे जाते हैं या अन्य बालकों के साथ सीखने सिखाने के अवसर बनाए जाते हैं। साथियों, चौथी प्रक्रिया है समावेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने की आवश्यकता है। समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए सामान्य कक्षों में शिक्षा की व्यवस्था करती है। समावेशन पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह तथा समाज में बढ़ती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि समावेशन को क्यों महत्व दिया जाता है, एनसीएफ ने समावेशन की क्यों सिफारिश की, क्यों आज की कक्षों में समावेशी शिक्षा को अपनाया जाता है, तो ये चौथा पॉइंट सारी बातों को क्लियर करता है। साथियों, फिर से समझते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए सामान्य कक्षों में शिक्षा की व्यवस्था करती है। प्रतिभाशाली के साथ आप यहां सभी बालक ले लीजिए, विशिष्ट बालक लिख दीजिए, विशिष्ट बालक। तो प्रतिभाशाली भी उसमें हो गया, मंदबुद्धि भी उसमें हो गया, अमीर भी हो गया, गरीब भी हो गया, सामाजिक पिछड़ा भी हो गया, सारे बालकों की बात हो रही है। पहली चीज। अब देखो क्या है ये समावेशन पृथक्करण के विपरीत है। मतलब समावेशन जो है वो अलग अलग बांटने के विपरीत हैं। ये इस बात की सिफारिश नहीं करता कि मंद बुद्धि को अलग रखो, प्रतिभाशाली को अलग रखो, विशेष आवश्यकताओं वाले को अलग रखो, आर्थिक रूप से कमजोर को अलग रखो। इसकी सिफारिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? आगे देखो। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है। पृथक्करण किसको कहते हैं? जहां एक विशेषता के चलते वह अलग समूह बन गया। ठीक है, इसको पृथक्करण करते हैं। अब ऐसा होने से होगा क्या? क्यों मना कर रहे हैं पृथक्करण के लिए? देखिए, तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह तथा समाज में बढ़ती जाती है। अगर हमने एक अलग से समूह बना दिया, चाहे प्रतिभाशाली का हो, चाहे मंदबुद्धि का हो, चाहे दिव्यांग और विकलांग का हो, चाहे अपराधी बालकों का हो, चाहे वंचित और पिछड़े बालकों का हो, चाहे किसी जाति विशेष धर्म वाले बालकों का हो, तो उससे क्या होगा? वो पृथक्करण हो गया। वो जो समूह है वो अन्य से अलग हो गया और धीरे 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 समाज के बाकी समूह में और उसमें दूरी बढ़ती चली जाएगी और आगे चल के अलग ऐसा वर्ग बन जाएगा जो समाज में पूरी तरह समायोजित नहीं हो पाएगा। इसीलिए समावेशन जो है सबको साथ लेकर सिखाने की बात करता है। साथियों, अब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो समावेशी शिक्षा के साथ में जुड़ी हुई हैं। देखिए, पहला बिंदु क्या है? इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों के मानसिक विकास का खास ध्यान रखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब सभी बालकों को हम एक जैसी प्रणाली के साथ सामान्य स्थितियों में सामान्य शिक्षक के द्वारा पूरे समय विद्यालय में रखकर सिखा रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर प्रतिभाशाली बालक है तो हम उस समूह में उसको थोड़ा उच्च स्तरीय विशेष काम दे देंगे। मंदबुद्धि बालक हैं तो उसको हल्का या उसके लेवल का काम दे देंगे। किसी को आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। देखो कैसे, मान लीजिए एक बालक को कम दिखाई देता है तो आप उसको सबसे आगे की बेंच पर बिठा दो। हो सकता है आगे बैठने से उसका दिखने की समस्या खत्म हो गई, तो उसको आवश्यकता थी आगे बैठने की, दूसरे को नहीं थी, इसलिए विशेष आवश्यकता। अच्छा ठीक है, अब आपने देखा कि आगे बिठाने के बाद भी नहीं दिख पा रहा है तो एक चश्मा दे दो उसको। चश्मा देखने के बाद भी नहीं दिख पा रहा है तो फिर उसके लिए कोई अन्य विकल्प है, अदरवाइज सामान्य स्थितियों में उसको ठीक किया जा सकता है। कोई बालक को कम सुनाई देता है, पीछे वाली बेंच से सबसे आगे बिठा दो, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा तो हियरिंग एड्स लगा दो, यंत्र लगा दो सुनने वाला, उससे काम बन जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। कोई विकलांग बालक है, कक्षा में सीढ़ियां ऊंची हैं, चढ़ नहीं पा रहा है, तो रैंप बनवा दो उसके लिए। कुछ साथियों को डेप्यूट कर दो कि उसकी मदद करके वहां बिठा देवे। आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से हर स्कूल में रैंप बन गए हैं, हर ऑफिस में रैंप बन गए हैं। क्यों? दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, समावेशन लाने के लिए, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए। तो साथियों, उनकी मानसिक क्षमताओं का, विशेषताओं का, उनके विकास का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसमें? समावेशन की प्रक्रिया में। दूसरा बिंदु, उनमें आत्मविश्वास की लहर जगाई जाती है ताकि दिव्यांगता, सामाजिक भेदभाव और अन्य कारणों से उनके मन में पैदा हुई हीन भावना समाप्त हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। जो बालक
किसी भी कारण से अन्य बालकों से भिन्न है और उसकी भिन्नता समाज की नजर में नकारात्मक है, निम्न है, तो वो बालक हीन भावना का शिकार हो जाता है। जैसे कोई बालक बहुत काले रंग का है और अन्य दोस्त उसका मजाक बनाते हैं तो हीन भावना का शिकार हो गया। किसी बालक के पास पैसा नहीं है, गरीब है, गरीब बच्चा है, अच्छे कपड़े नहीं पहन के आता है, फटे कपड़े पहन के आता है, जिसके चलते उसकी मजाक बनाई जाती हैं, तो हीन भावना का शिकार हो गया। कोई बालक पारिवारिक परिस्थितियों के चलते रोज समय से नहीं आ पाता है और समाज विद्यालय उसको सजा देता है, बोलता है, तो भी हीन भावना का शिकार हो गया। कोई बालक विकलांग है, विकलांगता के चलते अन्य बालकों के साथ खेल नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, चढ़ नहीं पाता है, तो भी वो हीन भावना का शिकार हो गया। किसी कोई जाति विशेष का बच्चा है, किसी जाति विशेष का होने के कारण दूसरे बच्चे उसको उसकी जाति निम्न होने का या अलग होने का आभास कराते हैं, इससे भी वह हीन भावना का शिकार हो सकता है। साथियों, ऐसा कोई भी पहलू जो किसी बालक में हीन भावना बनाता है, उस बालक की हीन भावनाओं को दूर करने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है और यह व्यवस्था होती है समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो हीन भावना को दूर करें, प्लस उसमें कॉन्फिडेंट पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें, ताकि वह भी अन्य बालकों के जैसे सीखने सिखाने के समान अवसर प्राप्त करें और अन्य बालकों के साथ आगे बढ़ें। यह विशेषता है समावेशी शिक्षा की। अगले बिंदु की बात करें, इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों के मानसिक शक्ति का जानकर उन्हें शैक्षिक गतिविधियों से गुजारा जाता है ताकि वे आत्मविश्वास में लगातार सुधार ला सकें। बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज़ समावेशी बालकों के साथ ही लागू नहीं होती है, हर तरह के बालकों के साथ लागू होती है साथियों, कि हर बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अपनी अपनी आंतरिक क्षमताएं होती हैं। शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम कक्षा के हर बालक की क्षमताओं को, विशेषताओं को और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जाने और पहचाने और उन्हें आगे विकसित करने के मौके दें ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो पाए। समावेशी शिक्षा प्रणाली में दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाया जाता है क्योंकि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अब तक ऐसी प्रथाएं थी, अब तक ऐसा सिस्टम था कि विकलांग बालकों को परिवार में बोझ मान लिया जाता था, उनको अन्य बालकों से कमजोर या पीछे मान लिया जाता था, तो उन्हें सीखने सिखाने के अवसर नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब सरकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकार के प्रयासों के माध्यम से, सामाजिक अवेयरनेस के माध्यम से, एनसीएफ के बाद समावेशी शिक्षा को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की वजह से समाज में मान्यताएं बदल रही हैं, धारणाएं बदल रही हैं। दिव्यांग बालकों को भी अन्य बालकों की तरह से सीखने सिखाने के अवसर दिए जा रहे हैं। और कई बार देखा गया है कि जब इन बालकों को अवसर मिल जाता है तो ये अपनी कमी की, अपनी क्षति की पूर्ति करने के लिए विशेष ताकत लगाते हैं और समाज के अन्य बालकों से बहुत आगे निकल जाते हैं। साथियों, कई बार ऐसा देखा गया है, तो उनको मौका तो देके देखो, समावेशन लाओ तो सही क्लासरूम्स में आप। तो ये हुआ साथियों हमारा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एक डायग्राम से हम समझेंगे कि वर्तमान में हमारी राज्य सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट जो है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में किस प्रकार समावेशन को लेकर आ रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, या फिर किसी भी राज्य की सरकार है, उसमें वर्तमान में शिक्षा के दौरान, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के दौरान, स्कूली शिक्षा के दौरान समावेशन को कैसे शामिल किया गया है। साथियों, ये पहले बिंदु से हम समझते हैं। पहला बिंदु है आइडेंटिफिकेशन एंड एनरोलमेंट। ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं और उनका नामांकन करते हैं विशेष अभियान के द्वारा। हम वर्तमान की बात करें तो हर ब्लॉक में एक BRC जो होता है, ब्लॉक रिसर्च सेंटर जो होता है, जिसको आजकल CBO कहा जाता है, तो हर CBO में, हर BO कार्यालय में एक विशेष अधिकारी रखा गया है। वह अधिकारी क्या काम करता है? विशेष CWSN के बालकों के लिए काम करता है, उनकी पहचान करवाता है, उनका एनरोलमेंट करवाता है। इसके लिए विशेष तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और अन्य कई सारे फायदे होते हैं। तो पहला काम हो गया पूरी प्रक्रिया का, उनकी पहचान होती है और उनको एनरोल किया जाता है, उनका नामांकन किया जाता है। दूसरा, असेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड एप्लीकेंस। ऐसे बालकों का आकलन किया जाता है और उनको विशेष उपकरण दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंधा बालक है, दिख नहीं पाता है, तो ब्रेल लिपि की पुस्तकें उसको देते हैं, उपकरण उसको देते हैं। कोई बालक सुन नहीं पाता है तो मशीन उसको दी जाती है, बालकों को ट्राईसाइकिल दी जाती हैं, बैसाखियां दी जाती हैं। तो जो भी आवश्यकता है उसको पूरी की जाती है। अगला बिंदु क्या है? करेक्टिव सर्जरी। कई बालक होते हैं जिनकी उस विकलांगता का लेवल 1% से ज्यादा होता है
और सामान्य सहायता से वो सामान्य बालकों के साथ नहीं आ पाता है, तो उस ज्यादा लेवल वाले बालक को सर्जरी के माध्यम से और अन्य चिकित्सा के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है करिकुलम अडाप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेल बुक्स। तो ब्रेल लिपि की किताबें उनको दी जाती हैं, इस तरह का करिकुलम उनके लिए डिजाइन किया जाता है जहां से वो सीख सकें। सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डिजेबल्ड डे एंड ब्रेल डे। विश्व विकलांगता दिवस और ब्रेल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ताकि उन बालकों को महत्व मिले जो इससे संबंधित होते हैं और अन्य बालकों में भी उन बालकों के प्रति सम्मान बने। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कम्युनिटी पीपल एंड पेरेंट्स। अगला बिंदु है साथियों 6 नंबर पे कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी जाती है। किसकी ट्रेनिंग? कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके लिए सरकार के पास ये योजनाएं हैं, इन्हें इस तरीके से फायदा मिल सकता है और आप इनके साथ इस तरह का व्यवहार कीजिए, इसको लेकर प्रशिक्षण दिए जाते हैं साथियों। नेक्स्ट जो है हमारा 7 नंबर का पॉइंट हो गया साथियों कंडक्टिंग ऑफ डे केयर सेंटर्स। इस तरह के डे केयर सेंटर रखे जाते हैं, कई जगह खोले गए हैं जहां दिन में इन बालकों की देखभाल की जा सके। एक लेवल से ज्यादा आवश्यकता वाला कोई बालक है तो उसको किसी केयर टेकर की आवश्यकता होती है, तो डे केयर सेंटर भी उसके लिए खोले जाते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस क्रिएशंस। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ब्रोशर्स छापे जाते हैं, पंपलेट दिए जाते हैं, मैगजीन में, अखबार में, पत्रिकाओं में, जगह जगह विभिन्न माध्यमों से इनके बारे में जानकारी और जागरूकता दी जाती है। बैरियर फ्री एनवायरमेंट। ऐसे बालकों को बाधा रहित वातावरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सीढ़ियां ऊंची हैं, बच्चा चढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए रैंप बनाई जाती हैं। तो बैरियर फ्री, जहां कोई बाधाएं हैं उनको दूर किया जाता है। और लास्ट है प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट एंड एस्कॉर्ट अलाउंसेस। ऐसे बच्चों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, उनको परिवहन भत्ता दिया जाता है, तथा उसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा बालक है जिसको किसी पेरेंट्स की आवश्यकता है या किसी केयर टेकर की आवश्यकता है तो उसका भी भत्ता उसको दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे स्कूल में एक बालक था, मेंटल डिसऑर्डर था उसके अंदर, तो उसको हर साल 2000 रुपये ट्रांसपोर्ट वाउचर के मिलते हैं, लास्ट सेशन में मिले उसके, और 2000 रुपये जो हैं ये शायद त्रैमासिक होते हैं, तो 2 और 2 6000 रुपये उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर के मिल गए और 6000 रुपये उसको अलाउंस मिल गया एस्कॉर्ट का जो साथ में लेकर आता है। तो एक बालक को जब 12000 रुपये मिलते हैं उसके खाते में जाते हैं, तो ये 12,000 की जो राशि है, 12000 रुपये की जो राशि है, उस परिवार को, पेरेंट्स को और एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बड़ी पोषण का काम करती है। अब उस बालक को कोई भी लेके आ सकता है, चाहे उसको वाहन से लाना पड़े, चाहे किसी के साथ कैसे भी करना पड़े, पेरेंट्स उसको ला सकते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ कि सरकार ने यह आर्थिक योजना बताई। जो मैंने अमाउंट आपको बताया फिक्स नहीं है, ये मेरा एग्जाम्पल है, ये घटता बढ़ता रहता है। राजकीय राशि हर साल, हर वित्त वर्ष में सरकार तय करती है अपनी सुविधाओं के हिसाब से। तो साथियों, ये एक प्रोसेस है जो वर्तमान में स्कूली शिक्षा में वंचित बालकों के लिए, CWSN वाले बालकों के लिए समावेशी माहौल बनाने के लिए, अन्य बालकों के साथ समावेशी शिक्षा देने के लिए रन किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है साथियों विशेष आवश्यकता वाले बालक। अभी हमने समावेशन की बात की तो वहां मैंने जगह जगह इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, मैंने आपको समझाया भी है। CWSN, C से हो गया चाइल्ड, W से हो गया विद, S से हो गया स्पेशल, N से हो गया नीड। विशेष आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो राजस्थान में इनकी 21 श्रेणियां बनाई गई हैं, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले इन श्रेणियों की संख्या कम थी, लेकिन इन दिनों राजस्थान में 21 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको CWSN का दर्जा दिया गया है। पहले कम थे, इसमें व्यापक इसको बनाया गया है। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि CWSN कैटेगरी में आ जाने के बाद उस बालक को ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट भत्ता मिलने लगता है, विशेष सुविधाएं उसको मिलने लगती हैं, आर्थिक फायदा उसको मिलने लगता है, उसको ट्रेस किया जाता है, एनरोल किया जाता है, उसके लिए कैंप लगाए जाते हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। उन कैंपों में चिकित्सा मिलती है, उसको विभिन्न एड्स मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। यह सारा फायदा कब मिलता है? जब वो बालक CWSN की कैटेगरी में शामिल हो। इसीलिए इस कैटेगरी में ज्यादा इसको व्यापक किया गया है। अब भी 21 तरह की चीजें हैं, 21 तरह की बीमारियां हैं, 21 तरह की श्रेणियां हैं जिनको CWSN कहा जाता है साथियों।
अब देखो ये जो कैटेगरीज हैं इनमें किस किस को शामिल कर सकते हैं। सामान्य रूप से कार्य करने के लिए 6 क्षेत्र निर्धारक हैं। दृष्टि से संबंधित बीमारियों वाले, श्रवण शक्ति वाले, गतिशीलता वाले, संप्रेषण वाले, सामाजिक भावात्मक संबंधों वाले और बुद्धिमत्ता वाले। इन 6 कैटेगरी से संबंधित ऐसे 21 लक्षण माने गए हैं, 21 तरह की विशेषताएं मानी गई हैं जिनको हम CWSN में रखते हैं साथियों। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से सुविधा वंचित बच्चे भी विशेष हैं, क्योंकि गरीबी के कारण वे जीवन के कई अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। वे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम शुरू करना पड़ता है ताकि वे परिवार की आय को बढ़ा सके। इस श्रेणी के भी बहुत बालक हमारे परिवेश में साथियों दिखाई देते हैं। आप देखते हैं किसी भी गांव में एक परिवार है, किसान परिवार है, छोटा बच्चा है परिवार में, उसकी बड़ी बहन है। अब जब खेती का समय होता है, कटाई होती है या जुताई होती है, बहुत खेती का प्रेशर होता है, तो माँ को खेत में जाके काम करना है, छोटे बच्चे को रखने के लिए कोई भी नहीं है, तो बड़ी बहन को रोक लिया जाता है कि जब तक हम खेतों में व्यस्त हैं, काम का दबाव है, तब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे, इस बच्चे को देखेंगे और संभालेंगे। अब आप मुझे बताओ इस परिवार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस बच्ची का पढ़ना या फिर अपना पेट भरने के लिए जो फसल उन्होंने बोई उसको समेटकर घर लाना? तो दोस्त प्राथमिकता वहां पर अपनी फसल को घर लाने की है। पढ़ाई प्राथमिकता में 2 नंबर पे आती है। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन हैं, कई परिवार ऐसे हैं जहां पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करने की आवश्यकता होती है और उस काम में उस बच्चे का भी रोल होता है। तो ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके चलते बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो इनको भी विशेष आवश्यकता होती है। किसकी? जिस वजह से वो रुके हुए हैं उस वजह को दूर की जाए और उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए साथियों। अब बात करते हैं लड़कियों की। तो लड़कियों को अक्सर घर पर ही रोक लिया जाता है ताकि वे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें और घर के कामकाज को कर सकें। ऐसी भी कई जगह धारणाएं होती हैं। तो हमें अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं हो तो बच्चियों को स्कूल में लाने की आवश्यकता है, और बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति हो, कारण भी हो तो भी टेम्परेरी होगा, परमानेंट थोड़े ना होगा। छोटे भाई की देखभाल करनी है तो तब तक जब तक मम्मी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो आप समझाएं, बात करें कि भाई जब तक आप बहुत व्यस्त हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई बात नहीं, जो ही आप फ्री होते हैं तो फिर रेगुलर भेजो बच्ची को। तो ये चीजें हैं, इनको भी विशेष आवश्यकता की श्रेणी में रखा जाता है। कोई बालक जो उन क्षेत्रों में से एक या उससे अधिक क्षेत्रों में कोई कठिनाई महसूस करता है वह विशिष्ट बालक कहलाता है। उपरोक्त में से किसी एक क्षेत्र में भी कठिनाई व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न करती है और व्यक्ति को इस असमर्थता से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। और दोस्तों यही अतिरिक्त प्रयास कहलाता है विशेष आवश्यकता। तो यह हुआ हमारा CWSN का कॉन्सेप्ट। अब साथियों हम ऐसी टेक्निक की ओर चलते हैं, ऐसी शिक्षण विधि की ओर चलते हैं जहां विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी वातावरण के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है और उसे कहते हैं सहकारी अधिगम, सहयोगी अधिगम या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग? देखिए, रोस और इस्माइल के अनुसार सहयोगी अधिगम बौद्धिक रूप से सुचारू, सृजनशील और उच्च सोच उत्पन्न करता है। 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी डेफिनेशन है, क्या नाम है? रोस और इस्माइल। सहयोगी अधिगम बौद्धिक रूप से सुचारू, सृजनशील और उच्च सोच उत्पन्न करता है। देखो क्यों? जब एक समूह में बालक सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ तुलना करके, सहयोग करके, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहयोग लेते हुए सीख रहे हैं, तो इससे क्या होता है? बौद्धिक रूप से वो ज्यादा अच्छे बन पाते हैं, सुचारू हो पाते हैं, सृजनशील बन पाते हैं और उच्च सोच का उनमें विकास होता है। कब? जब किसी कक्षा में सहकारी अधिगम करवाया जाता है। सहयोगी अधिगम एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें बालकों को समूह में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखने के ऊपर बल दिया जाता है। देखिए भाई, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा समाज समूह के रूप में है और जब समूह में रहते हैं तो समूह में एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझा जाता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और हमें भी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में रहना होता है ताकि हम समाज में सर्वाइव कर सकें। तो सामाजिक कुशलता को विकसित करने के लिए भी सहयोगी अधिगम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
सहकारी अधिगम में बच्चों को एक समूह में दिए हुए काम को सामूहिक रूप से अपने सैद्धांतिक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। इसका उद्देश्य कक्षा कक्षीय गतिविधियों में सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव करना होता है। क्या है मूल पर्पज? कि समाज की परंपराओं को, मान्यताओं को, धारणाओं को, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के गुणों को, एक दूसरे के सहयोग करने की भावनाओं को, दूसरे की क्षमताओं को समझकर उनका लाभ उठाने के अवसरों को विकसित करने के लिए बच्चों को समूह में रखा जाता है और समूह में कार्य दिया जाता है ताकि वह समूह की संकल्पना को समझ सकें और साथ में अपना विकास आगे कर सकें। साथियों, एक और बिंदु क्या है? जहां व्यक्ति अधिगम प्रतियोगिता संबंधी गुण को बढ़ाता है, वहीं जो छात्र सहयोगी अधिगम करते हैं वे अपने और दूसरों की योग्यता में वृद्धि करते हैं। देखो, दो चीजें हैं। अगर हम सहयोगी अधिगम की बात करते हैं, सहकारी अधिगम की बात करते हैं, तो उससे सहयोग, एक दूसरे की मदद करना और सहानुभूति विकसित होती है। इसके बजाय अगर हम कोऑपरेटिव एजुकेशन की बात नहीं करते हैं तो फिर प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो जेलसी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके बजाय अगर समूह में पढ़ेंगे, समूह में सीखेंगे, तो एक दूसरे की योग्यताओं से खुद की योग्यताओं की वृद्धि होगी। तो यह बड़ा फर्क है समूह या सहकारी शिक्षा में और अन्य कक्षों की गतिविधियों में। इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप मतलब पॉजिटिवली एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए दूसरों की आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता की दूसरों से पूर्ति कर रहे हैं, हमारी क्षमताएं किसी और के काम आ रही हैं, किसी और की क्षमताओं का हम लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए क्या कह दिया? सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी इसको कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बदलकर सिर्फ जानकारी देना ही नहीं रह जाती, वह उनके सीखने में भी मदद करते हैं। शिक्षक तो वर्तमान पद्धति में भाई सुविधा प्रदाता के रूप में है, फैसिलिटेटर के रूप में है। ऐसे ही भूमिका शिक्षक की यहां पर है। वो शिक्षा, वो कक्षा, वो गतिविधियां शिक्षक केंद्रित नहीं होती हैं, बाल केंद्रित होती हैं। शिक्षक उनको सहयोग करता है, जहां कहीं मदद की आवश्यकता होती है मदद करता है, उनको फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि करता है और रिमेडियल काम उनके साथ में करता है ताकि मिलके सारे बच्चों का विकास हो सके। यह मूल भावना है कोऑपरेटिव एजुकेशन की या लर्निंग की। सहयोगी अधिगम के लिए शिक्षण प्रक्रिया में 5 महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश होना चाहिए। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर हैं तो वह कोऑपरेटिव एजुकेशन है, वो नहीं है तो नहीं होगी। देखो, पहला क्या है? सकारात्मक परस्पर निर्भरता। पॉजिटिव का मतलब होता है जहां वास्तव में आवश्यकता है वहां ही निर्भर हो, जहां आवश्यकता नहीं वहां पर निर्भर नहीं हो। व्यक्तिगत और समूह उत्तरदायित्व। हर बालक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। पारस्परिक प्रोत्साहक भावना, एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे से मोटिवेट भी हों, यह भी जरूरी है। बच्चों में पारस्परिक जरूरत और छोटे समूह में हुनर का शिक्षण देना, मतलब बच्चों को एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनमें कुछ विशेष कुशलताएं विकसित करना, हुनर डेवलप करना। समूह संसाधन, संसाधनों को समूह के रूप में काम में लेने की क्षमता विकसित करना। अगर साथियों किसी भी कक्षा में ये सारी चीजें हैं तो हम कहेंगे वह अधिगम कोऑपरेटिव अधिगम है, वह लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग है, वह कक्षा सहकारी कक्षा है, वह तरीका वह पद्धति सहकारी पद्धति है। साथियों, तो ये हुआ हमारा सहकारी पद्धति। बस इसी के साथ हम आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने आज 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया भाई। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां सबके लिए सीखने सिखाने के समान अवसर बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने समझा जहां समावेशन की बात आती है वहां पर एक कैटेगरी जो लंबे समय से बनी है देश में और दुनिया में, वह है विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बन जाते हैं, हमें इनके लिए कक्षों में क्या करना चाहिए वो हमने समझा। और समावेशन वाली कक्षा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समान अवसर देने के लिए जो पद्धति काम में ली जाती हैं, जो सीखने सिखाने की विधा टेक्निक उपागम वर्तमान में कक्षों में संचालित किया जा रहा है, उसे कहा जाता है सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग। उसको भी हमने जाना। तो साथियों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किए जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में कक्षों में एनसीएफ 2005 के बाद, आरटीई 2009 के बाद और अभी रिसेंटली लॉन्च्ड एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा प्रक्रिया का, स्कूली शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। साथियों,
तो इन सारी चीज़ों को आप समझकर जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपकी कक्षों में अप्लाई करने की आवश्यकता है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो तो आप सोल्व कर ही देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।